धक्का ही नहीं लगा कि चुनाव आयोग जिंदा है। विपक्ष कई आरोप लगाता रहा, विपक्ष आरोप लगाता रहा कि ट्रेन में भर भर करके वोटरों को लाया जा रहा है, पैसों से वोट खरीदा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूरे चुनाव भर चुनाव आयोग किस तरीके का निष्पक्ष दिखा, इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी सवाल करेंगे कि जब बंगाल का चुनाव होगा तब क्या यही चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष होगा। और दूसरी तरफ बिहार में सरकार बनाने को लेकर के अब पेच फंस गया है, क्या कुछ है, पूरा मैटर बात करेंगे केपी मलिक सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद प्रज्ञा जी। सर चुनाव आयोग इस पूरे बिहार चुनाव में कहीं दिखा ही नहीं। बात वो निष्पक्ष चुनाव की करता है, लेकिन इतने आरोप विपक्ष ने लगाए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी का कोई जवाब नहीं। ट्रेनों से भर भर के लाए जा रहे थे वोटर, विपक्ष कहता रहा कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे चलेगा सर? नहीं, मैं यहाँ आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। चुनाव आयोग खूब दिखा है और चुनाव आयोग ने खूब दखलंदाजी बिहार के चुनाव में की है। आप किसी विपक्षी पार्टी के नेता से पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो बात अलहदा है। आप मुझे बताइए 2014 के बाद ही हम थोड़ा सा चुनाव आयोग पे नजर डालें। जितने चुनाव हुए हैं, आप शुरू करिए उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 का। आपके अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे थे और उसके बाद वो चुनाव से पहले मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बांटना चाहते थे और चुनाव आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया और उनको डांट लगाई और बंद कर दिया गया सब, और योजना वापस लेनी पड़ी अखिलेश यादव को। उसके बाद आप पिछले चुनाव में अगर देखेंगे, ममता बनर्जी एक कृषक बंधु योजना चला रही थी किसानों की, तत्काल बंद करवाई चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने राजस्थान में ऐसी एक योजना लेके आए थे, कांग्रेस के जो अपने गहलोत साहब है, अशोक गहलोत, उनकी योजना तत्काल बंद करवा दी थी। केसीआर रायतू बंधु नाम की योजना लाए थे वहां पे तेलंगाना में, तत्काल बंद। तो चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि भाजपा चाहे तो फिर वोट से, पैसे से वोट खरीद सकती है, लेकिन विपक्ष नहीं कर सकता। विपक्ष के लिए हर चीज की मनाही है और सरकार के लिए हर चीज की छूट है, कुछ भी करिए आप, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सरकार ने उनको बनाया है, सरकार ने उनको मौका दिया है और सरकार उसके बाद भी उनको एक बड़ा मौका देगी। और अभी तो उत्तर प्रदेश का थोड़ा करिए कि उनके परिवार के लोग कहाँ हैं, उनकी बेटी कहाँ है, उनका दामाद कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो जब आप ये सारी तस्वीर समझ जाएंगे, फिर मुझे नहीं लगता आपको इस तरह के सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी या आपको कोई दिक्कत होगी। चुनाव होने वाला है सर, वहां ममता बनर्जी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि वहां पर सरकार के साथ इसी तरीके की रवैया रखेगी चुनाव आयोग? वहां खेला चल रहा है, वहां अभी नहीं है, वहां खेला शुरू हो गया ऑलरेडी। और जो पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग का है, वो पिछले 6 महीने से दे धड़ाधड़ चल रहा है, वो तो काम इनका चालू है। देखिए, मुझे लगता है प्रज्ञा जी, अभी चुनाव आयोग पे और बाकी चीजों पे चर्चा करना बेमानी है। आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण बिहार के तौर पे आप देख सकते हैं। और बिहार पहुंचते पहुंचते देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पार्टी में जिस प्रकार से पार्टी दंभी हो गई थी और पार्टी में सोच रहे थे कि भाई बहुत बड़ा अभिमान चाणक्य जी को हो गया था, वो अभिमान टूटने का काम उत्तर प्रदेश के योगी और वसुंधरा राजे ने राजस्थान में किया। इसके अलावा कोई नहीं कर पाया, वो भी इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं के लोगों ने नुकसान किया। बाहर का कोई भी नेता या कोई आयोग या कोई संस्था इनका नुकसान आज तक नहीं कर पाई है। और 2024 के बाद आप महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली होते हुए बिहार पहुंच गए हैं। 4 स्टेट में आपने अपने पैटर्न, अपने जितने आपके सिस्टम है उसके हिसाब से आपने सफलता हासिल की है। अब हमें आकलन ये करना है कि क्या ये सिस्टम चलेगा। आप याद कीजिए, जब भी छोटी सी कोई बात होती है, कुछ भी होती है, लोग सवाल पूछते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जब ये दिल्ली जैसी घटना, जो आतंकवादियों ने हमला किया था ताज होटल पे, ओबराय होटल पे, मुंबई पे बड़ा हमला हुआ था, कई सारे लोग मारे गए थे, तो हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तत्काल वो मुंबई पहुंच गए थे। इतनी चिंता उनको मुंबई वासियों की थी और उन्होंने सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए थे और इतना प्रेशर विपक्ष की ओर से बन गया था कि तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद अगर आप देखते थे
कि कुछ दिन पहले ही वहां पे एक इलाहाबाद में बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, उसमें कुछ लोग मारे गए थे और रेल मंत्री पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था। आज आप मुझे बताइए, ये 11 से 12वां साल में सरकार आ गई है, किसी का कोई इस्तीफा हुआ है? अब यहाँ बेमानी हो गया इस तरह की बात करना। बात ये है कि मैं जो देख रहा हूं हमारे यहाँ इस्तीफा आजादी के बाद, सर, लेकिन एक चीज बताइए, मैं अब तो प्रज्ञा चलिए जी, चुनाव, बिहार चुनाव में नहीं चुनाव मैं प्रज्ञा आयोग जी एक बात, का हाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो नई चीज देख रहा हूं बिहार पहुंचते पहुंचते, वो ये है कि जनता को भी कोई उस तरह की चिंता नहीं है, जनता भी राम नाम में जो है विलीन है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम दलों को समाप्त भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अगर आप किसी भी राज्यों को देखेंगे, बिहार आते आते नीतीश कुमार को हम शुरू से मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आज बिहार के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता हैं वो, उनके बाद लालू यादव की बात या तेजस्वी यादव की बात होती है, पहले नंबर पर नीतीश कुमार है। मैं ये भी आपको कहता हूं कि नीतीश कुमार के जो 30 साल का सत्ता का कार्यकाल है इनका, उसमें आज तक इनके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, कोई एक उंगली नहीं उठ रही है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा अपने परिवार को दूर रखा है राजनीति से, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने सहयोगी साथियों, अपने विश्वास पात्रों को पार्टी की थोड़ी सी कमान देने की कोशिश की है, वो तब बहुत जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हो गए। चाहे आप लल्लन सिंह को देखिए, चाहे आप आरसीपी सिंह को देखिए, चाहे अभी आप संजय झा को देखिए, मांझी जी को कुछ दिन के लिए बनाया था, वो पार्टी छोड़ के भाग गए थे। तो इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आहत हैं। और इतिहास में जो पहली घटना में देख रहा हूं आजादी के बाद, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, हो सकता है पहले भी कोई हुई हो, ये एक पहली घटना है कि किसी राज्य की सरकार नहीं चुनी जानी है और उसकी आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो गई है और मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देने गवर्नर हाउस जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार को भंग कर दीजिए, लेकिन वो अपना इस्तीफा दिए बिना वापस आ जाते हैं। ये मेरी जानकारी में पहली घटना है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जिस प्रकार का दबाव बना रही है कि आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हमारे जो है विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, विधायक दल के जो हमारे सदस्य हैं वो अपना नेता चुनेंगे और फिर वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन हो। तो नीतीश कुमार इतने भी मूर्ख मुझे नजर नहीं आते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बना रही है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उनका सब कुछ ठीक मुझे नजर आ रहा है, उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी संजय झा और ललन सिंह को बुलाया है दिल्ली, बड़ा नहीं, वो आपके हिसाब से प्रज्ञा जी वो आपके हिसाब से बुलाया है, मेरे हिसाब से नहीं बुलाया गया। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ने उनको भेजा है विशेष विमान से, विशेष नेताओं को विशेष मंत्री से मिलने के लिए भेजा है, सब कुछ विशेष है। और इसमें जो अवशेष है, इसमें जो अवशेष है वो संजय झा जैसे लोग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है अभी जनता दल के। नीतीश कुमार जी को मालूम है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अपना बना लिया तो जो विधायकों की तोड़फोड़ होगी उस पर कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए नीतीश कुमार की पहली शर्त है कि विधानसभा अध्यक्ष हमारा होगा, विधान परिषद का अध्यक्ष आपका है तो विधानसभा का अध्यक्ष हमारा होगा। दूसरा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया था कि 4 डिप्टी सीएम बना दे, बोला हमसे तो 2 नहीं संभल रहे, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि 1 डिप्टी सीएम जनता दल का होगा, यानी कि जेडीयू का एक और मुख्यमंत्री भी मैं हूंगा और हमारा उप मुख्यमंत्री भी होगा। दूसरी चीज ये है, जो ताजा खबर है जो मैं आपको दूं, जिस चीज से नीतीश कुमार आज तक बचते रहे थे परिवार से, अब वो परिवारवाद में जाने वाले हैं। वो अपने लड़के निशांत को लॉन्च करने वाले हैं, निशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि अगर पार्टी को बचाना है, पार्टी का अस्तित्व बचाना है, तो परिवार के व्यक्ति को आगे लाना पड़ेगा। उसमें जो उनके असली सलाहकार हैं, ये नहीं लल्लन सिंह और संजय झा नहीं, जो असली उनके सलाहकार हैं मनीष वर्मा जैसे लोग और दूसरे जो उनसे सिंपैथी रखने वाले पुराने जुड़े हुए लोग हैं जो जेडीयू से और नीतीश कुमार के पक्के आदमी हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी को बचाना है
तो परिवार के ही किसी सदस्य को आगे लाना होगा। और आप अगर अपने जीते जी और अपने पावर में नहीं लाएंगे तो फिर वो स्थिति नहीं बचेगी कि वापस उनको ले आया जाए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी इंदिरा गांधी को राजनीति में नहीं लाए। मुझे पता है चौधरी चरण सिंह अपने जीते जी अजीत सिंह को नहीं लेके आए, लेकिन उनके लोगों ने बाद में अजीत सिंह को कमान दी। अगर यही कमान चौधरी चरण सिंह ने अपने हाथ से दे दी होती तो आज लोकदल बहुत बड़ी पार्टी होती। तो इसलिए ये सारी चीजों पे डिस्कशन मंथन हुआ है और नीतीश कुमार को मनाया गया है उनके बेटे निशांत के नाम पे। अब निशांत को क्या जिम्मेदारी मिल रही है, आप देखेंगे कि नीतीश कुमार का एक छोटा सा बयान भी पीछे आया था कि मेरे पापा को जिताइए। दूसरी बात यह है कि हमारी जो सूत्र बता रहे हैं, निशांत लगातार राजनीतिक बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। वो लगातार मुख्यमंत्री के हाउस में बने हुए हैं। नहीं तो पहले वो दूर रहते थे राजनीति से, हाँ। ना नीतीश कुमार चाहते थे और वो खुद भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन उनको भी समझाया गया है और मेरी खबर ये है कि वो मान गए हैं। और ये देखना है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या मिलती है। जिस प्रकार से कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, इतना तो हल्का काम नीतीश कुमार नहीं करेंगे कि खुद मुख्यमंत्री बने और उनको डिप्टी सीएम बना दें। लेकिन नीतीश कुमार ये करेंगे कि कुछ दिन मुख्यमंत्री रहे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपनी पार्टी के रहेंगे। वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और ऐसे में वो निशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब इंतजार हमें इस चीज का करना होगा कि क्या निर्णय वो लेते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि विशेष विमान से जो लोग दिल्ली गए हैं, वो दिल्ली वालों ने ना तलब किया ना उनकी हैसियत बची है बुलाने की। वो नीतीश कुमार ने उनको भेजा है कि जाइए, ये मेरा संदेशा उनको दे दीजिए। और जब से ये संदेशा दिल्ली पहुंचा है तब से दिल्ली के हौस फाकता है। आज संजय झा की और अमित शाह जी की मीटिंग दिल्ली में हुई है। कभी इन दोनों पदों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, चाहे वो भाजपा का डिप्टी सीएम ना बनाने को लेकर क्यों, क्योंकि जेडीयू से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो भाजपा चाहेगी हमारे दो उप मुख्यमंत्री हो जैसे पहले था। और दूसरी बात की अध्यक्ष पद को लेकर के तो भाजपा कभी कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं है, ये तो इतिहास गवाह रहा है इस बात का। नहीं, देखिए ये चीजें तो मैं तो पहले ही आपको कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच घमासान विधानसभा अध्यक्ष को ही लेके है। नीतीश कुमार को कोई इस तरह का तो क्या करेंगे फिर नीतीश कुमार, उनके पास चारा क्या है? नहीं, देखिए वो तो अगर ये नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, ये तो फिर बहुत सारी चीजें, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, वो नहीं होगा तो कैसे होगा, वो तो बहुत सारी चीजें होती है। सवाल तो बहुत हैं। लेकिन आज जो मैं बहुत बारीकी से चीजों को देख रहा हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि नीतीश कुमार ने बॉल भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी है और नीतीश कुमार कोई भी भारतीय जनता पार्टी की मांग सीधे सीधे नहीं मान रहे हैं। वो बार्गेन कर रहे हैं और वो समझ चुके हैं अगर वो कहीं भी हल्के पड़ते हैं तो उनकी पार्टी तबाह हो जाएगी, जिसकी आशंका हम और आप बहुत पहले से जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को खा जाएगी, उनकी पार्टी को समाप्त कर देगी और वो जिसको भी अपनी पार्टी की कमान देंगे वो पूरी पार्टी को विलय कर देंगे भारतीय जनता पार्टी में। इस बात का एहसास नीतीश को हो चला है। तो नीतीश अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, उसमें हम और आप अभी क्या बता सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी आज इस स्थिति में है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास है कि अगर ये थोड़ा सा भी प्रयास विपक्ष ने किया तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बिना भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं बना सकते। नीतीश कुमार ने पहली बार में ही चिराग पासवान को समझा दिया था। चिराग पासवान भी टूट सकते हैं। चिराग पासवान कौन सा वहां बंधक बने बैठे। चिराग पासवान के साथ भाजपा ने क्या किया था वो भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन सर, भाजपा उस स्थिति में है कि अगर नीतीश कुमार टूटकर जाना भी चाहे तो फिर भाजपा बड़े आराम से सरकार बना सकती है। तो फिर नहीं, मैं कह रहा हूं भाजपा सरकार सिचुएशन ही नहीं रही ना बार्गेनिंग करने की। तो बनाए ना फिर भाजपा, उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। भाजपा को भी मालूम है संदेश गलत जाएगा, संदेश अच्छा नहीं जाएगा। नहीं, कोई देखिए राजनीति में कोई संदेश और कोई जनादेश कोई उपदेश नहीं चलता है आज की डेट में। आज की डेट में शाम दाम दंड भेद चलता है, पैंतरेबाजी चलती है। जिसका जहां मौका लगता है वहीं वो करता है। आज नीतीश कुमार के सामने सिर्फ और सिर्फ पार्टी का अस्तित्व बचाने का जो है एक लक्ष्य है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री तो वो
रह लिए हैं 4 बार 6 बार, उनको क्या दिक्कत आ रही है? मुख्यमंत्री 9 बार रह लिए, वो केंद्रीय मंत्री रह लिए। अब उनका मंत्री मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज उनके सामने है। उनका मानना यह है कि जो आज उनकी पार्टी है, जिसको हम कह सकते हैं कि जेडीयू सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी है। अब उस जेडीयू में कोई दूसरे नेता बचे नहीं है। नीतीश कुमार का अगर आप कैरियर देखेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने जनता दल से शुरू किया था, फिर उन्होंने समता पार्टी बनाई और समता के बाद जेडीयू की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली। तो जेडीयू को बचाने वाले, जेडीयू का नेतृत्व करने वाले एकमात्र नीतीश कुमार नेता है, और उन्हीं के बलबूते पे पार्टी चल रही है। जिस दिन नीतीश कुमार समाप्त होंगे, पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, ये आशंका लोगों में आ गई है। तो जो समर्थक है, जो उनके सिंपैथी वाले लोग हैं, वो इस बात की चिंता जता के नीतीश कुमार को तैयार कर रहे हैं। जो 2 बड़ी घटनाएं आज की हैं, जो मैं देख रहा हूं, निशांत को जिम्मेदारी देना, निशांत को पार्टी के अंदर लाना, और नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह ना दबना, ये जताता है कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी की तमाम चीजें मानने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको नया खेल बिहार में दिखेगा। और नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी डरती है कि यहां सिर्फ बिहार का खेल नहीं है। नीतीश जी कुमार के तो सेंट्रल में भी दखल अंदाजी रखते हैं। है। और क्या ऐसा हो सकता है क्या, नीतीश कुमार के झटका देते ही चंद्रबाबू नायडू भी झटका दे सकते हैं क्या? क्योंकि फिर खबरें दोबारा आ रही हैं कि नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के संपर्क में है। अभी जी जो तेलंगाना के सीएम है, उनके साथ वो किसी पार्टी में भी देखे गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब अंदर खाते क्या चीजें चल रही हैं, सारी चीजें छन के हमारे पास भी नहीं आ पाती है, लेकिन इस तरह की आशंकाएं बनी हुई है। इसीलिए जी भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी चीज की चिंता नहीं करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही ये है कि उसके पास, उसके ताकत उसके डंडे में है और वो सब कुछ कर सकती है, तो बना ले अपना अपना सीएम बना ले और अपना डिप्टी सीएम बना ले और तोड़ ताड़ के ले आए। इसमें किसमें तो वो जानते जेडीयू तो हैं कि टूटी इसका टूटाई बहुत तैयार नुकसान, बैठी है। बिल्कुल वो जानते हैं कि इसका बहुत नुकसान है। जी 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 जी। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो शपथ से पहले आधी रात संजय झा और ललन सिंह को बुलाया गया है और पूरी तरीके से सरकार बनाने को लेकर के बिहार में जो पेंच फंस गया है उस पर बात कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।